चटर्जी जाते जाते वो काम करके चला गया जिससे मैं अकेले अब उस भक्षानर का अंत कर सकती हूँ। कार्तिक पुजारी हड़बड़ाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, कैसे कामेश्वरी, आप कैसे उस भक्षानर का अंत कर सकती हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी को सब कुछ समझाते हुए कहती हैं, पुजारी जी, चटर्जी ने जाते जाते कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर बस 2 जगह है जहाँ पर शक्तियाँ काम नहीं करती। आप तो जानते ही होंगे कि वो 2 जगह कौन सी है। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पहली जगह तो वो लालखाल जंगल ही है जहाँ पर वो भक्षानर कालगढ़ बना रहा है, और दूसरी जगह। इतना कहकर कार्तिक पुजारी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें याद ही नहीं आता कि वो दूसरी जगह कौन सी है। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ अगले ही पल बोल पड़ती है, वो दूसरी जगह वो अदृश्य कमरा है जहाँ पर बोतलें रखी हुई थी। वही तो एक ऐसा कमरा है जहाँ पर कोई शक्तियां काम नहीं करती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी की बात में हामी भरते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वर्चस्विनी, वो दूसरी जगह अदृश्य कमरा ही है। चटर्जी ने आगे कहा था कि हमें इसके पीछे का कारण जानना होगा। यदि एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाएं, तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएंगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमें ये पता लगाना है कि अदृश्य कमरे के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से वहां पर शक्तियां काम नहीं करती हैं। अगर हमने किसी तरह इस राज पर से पर्दा उठा लिया तो हो ना हो हम उस लाल खाल जंगल में भी मेरी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। कार्तिक पुजारी कहते हैं, पर उस अदृश्य कमरे में ऐसा क्या है जिस कारण वहां पर किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, इस बात का पता तो अब ग्रेवयार्ड कोठी जाकर ही चलेगा पुजारी जी। लगता है लालखाल जंगल जाने से पहले मुझे ग्रेवयार्ड कोठी जाना ही होगा। वहां पर जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे कालगढ़ में मेरी शक्तियां काम कर सकती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए पुजारी जी, मुझे निकलना होगा। कार्तिक पुजारी कुछ संकोच के साथ कहते हैं, आप जाओ कामेश्वरी, पर आपको आपका वचन तो याद है ना? आपने कहा था कि अगर युग। कार्तिक पुजारी इसके आगे कुछ कहते उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती हैं, मैं अपने वचन कभी नहीं भूलती पुजारी जी, पर मैं युग को तभी मारूंगी जब मुझे लगेगा कि उससे किसी को खतरा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे नहीं मारूंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी का प्यार है और मैं अपनी बेटी के प्यार को उससे नहीं छीन सकती। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, पर वो एक भक्षानर का वंशज भी है। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ गुस्से के साथ कहती है, युग वंशज भले ही हो पर वो भक्षानर नहीं है पुजारी जी। कार्तिक पुजारी चुप ही रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी से कहती है, अपना और तारा का ख्याल रखना वर्चस्विनी, अब उस भक्षानर के अंत के बाद ही मुलाकात होगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थानांतरण द्वार बनाती है और उसके अंदर घुस जाती है। स्थानांतरण द्वार सीधे ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के सामने खुलता है। जब कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास अपनी नजरें घुमाती है तो देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी के चारों ओर ढेर सारी राख पड़ी हुई है। वहां हर जगह राख ही राख नजर आ रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी उस राख को देखकर समझ जाती है कि वो राख उन मुर्दों की थी जिन्हें चटर्जी ने जलाकर खाक कर दिया था। वो उस राख को देखकर ही अंदाजा लगा लेती है कि चटर्जी ने अकेले कितने सारे मुर्दों का मुकाबला किया था। कामेश्वरी यक्षिणी चटर्जी को याद करते हुए खुद से कहती है, चटर्जी, तुम सच में बहुत बड़े योद्धा थे। अकेले इतने सारे मुर्दों को तुमने मुक्ति दिला दी। मैं तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने लग जाती है। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी में एक अलग ही सन्नाटा छाया हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी सीधे रूम नंबर 666 के अंदर चली जाती है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसे दरवाजे पर ही चटर्जी की लाश पड़ी हुई मिलती है। चटर्जी के सीने में वज्र घुसा हुआ था और उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके रखी हुई थी। चटर्जी की लाश देखकर कामेश्वरी यक्षिणी की आंख फिर से नम होने लग जाती है। जब वो चटर्जी की लाश के पास बैठती है और उसकी बंद की हुई मुट्ठी खोलती है तो देखती है कि चटर्जी ने अपने हाथ में कुछ और नहीं बल्कि एक आंख पकड़ कर रखी हुई थी। उस आंख को देखते से ही कामेश्वरी पहचान जाती है कि वो आंख किसी और की नहीं बल्कि अनुराग की है। कामेश्वरी यक्षिणी उस आंख को पहचानती भी कैसे नहीं, आखिर वो अनुराग से इतना प्यार जो करती थी। जब कामेश्वरी चटर्जी के हाथ को छूती है तो उसी वक्त उसे एहसास होता है कि काले साए के सबको यहाँ से ले जाने के बाद भी चटर्जी के शरीर में कुछ जान बाकी थी और उसके जाने के बाद ही उसने अनुराग की आंख अपने हाथ में उठाई थी और फिर मंत्रों की शक्ति से सफेद चिड़िया को बुलाकर उसके जरिए अपना संदेश भेजा था
कामेश्वरी यक्षिणी बिना देरी किए सीधे अदृश्य कमरे के अंदर जाने लग जाती है। वो द्वार खुला ही हुआ था। काले साए ने उसे फिर से बंद करना मुनासिब नहीं समझा था। आखिर वो उस द्वार को बंद करता भी क्यों? जो बोतलें उस काले साए को चाहिए थी वो तो उन्हें अपने साथ ले ही गया था। अब वो अदृश्य कमरा उसके किसी काम का नहीं था। जब कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वो रैक जिनमें कभी बोतलें जमा हुआ करती थी, वो रैक पूरी तरह से खाली था। वहां पर एक भी बोतल नहीं रखी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में चारों तरफ देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, क्या है आखिर इस कमरे में ऐसा जो किसी की भी शक्ति काम नहीं करती है? इस कमरे में कुछ ना कुछ तो जरूर है। तभी चैटर्जी ने मुझे इस बात के बारे में पता लगाने के लिए कहा है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी उस कमरे में तहकीकात करना शुरू कर देती है। वो पूरा कमरा छान लेती है, पर उसे कहीं पर भी कुछ ऐसा नजर नहीं आता है जिससे पता चल सके कि शक्तियों के काम न करने के पीछे क्या वजह है। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत अदृश्य कमरे से बाहर निकलती है और फिर पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में छानबीन करना शुरू कर देती है। वो हर कमरे में जा रही थी और वहां पर छानबीन कर रही थी। छानबीन करते वक्त ही कामेश्वरी यक्षिणी को वो ताबूत भी नजर आता है जिसके अंदर अनुराग का शव रखा हुआ था। 1-2 मिनट तक कामेश्वरी यक्षिणी उस ताबूत के पास रुककर अनुराग को याद करती है और वक्त की कमी को समझते हुए फिर से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर छानबीन करना शुरू कर देती है। कामेश्वरी यक्षिणी पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में तलाश कर लेती है, पर उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता है। आखिर में थक हार कर कामेश्वरी यक्षिणी फिर अदृश्य कमरे में ही आ जाती है और एक बार फिर अदृश्य कमरे में छानबीन करने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में छानबीन ही कर रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ खुद से कहती है, मैं समझ गई चैटर्जी किस चीज के बारे में बोल रहा था, पर उसके लिए तो मुझे ग्रेवयार्ड कोठी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही चुप हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी आक्रोश के साथ खुद से कहती है, मुझे ये कदम उठाना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। वो अपनी शक्तियों से चैटर्जी की लाश को उठाती है और साथ ही जिस ताबूत में अनुराग का शव रखा हुआ था उसे लेकर ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर आ जाती है। वो चैटर्जी के शव और उस ताबूत को अपने साइड में रख देती है और खुद अपना सिर ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ करते हुए जमीन पर ही पालथी मारकर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधना करने की तैयारी कर रही हो। कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी को एकटक देखते हुए कहती है, अब उस भक्षानर के अंत की शुरुआत होगी, उसकी इस ग्रेवयार्ड कोठी से। यहीं पर उसने सालों से पनाह ली थी ना, और अब यही जगह उसके अंत का कारण भी बनेगी। कामेश्वरी यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरते हुए कहती है, आज तेरी भक्ति की परीक्षा है कामेश्वरी। तुझे आज अपनी भक्ति को साबित करना ही होगा, महादेव को प्रसन्न करना होगा। अब महादेव ही है जो कुछ कर सकते हैं। बता दे कि तू उनकी कितनी सच्ची भक्त है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपने दोनों हाथ जोड़ती है और मंत्र का जाप करते हुए खुद से कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रज्जन के यक्षिण लोग जाने से 1 घंटे पहले इस तरफ काला साया जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसके सामने जमीन पर ही ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था, पर इस बार वो जो आंख का निशान बना हुआ था उसके अंदर की पुतली घूम नहीं रही थी, बल्कि उस पुतली के आसपास ही करीब 50 बोतलें एक साथ आंख के चारों तरफ ही रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंख ही बोतलों से बनाई गई हो, वही बोतलें जो काला साया कायर और कछुए से मंगवाया करता था। उन बोतलों के आसपास ढेर सारा धुआं छाया हुआ था, जिस कारण समझ ही नहीं आ रहा था कि उन बोतलों के अंदर क्या चीज है। काले साए के बगल में ही वो 2 काली पॉलीथीन रखी हुई थी, जिनके अंदर भी कुछ बोतलें रखी हुई थी। वो जो अभी अभी ग्रेवयार्ड कोठी से लेकर आया था, उन बोतलों को उसने अभी बाहर नहीं निकाला था। उन पॉलीथीनों के अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी, जो कहीं और से नहीं बल्कि उन्हीं बोतलों में से निकल रही थी जो पॉलीथीन के अंदर रखी हुई थी। उस निशान के ठीक ऊपर आसमान में एक बड़ा सा सुनहरा द्वार था, जो गोल गोल एक ही जगह पर घूमे जा रहा था। युग और यामिनी एकटक उसी द्वार को देख रहे थे। उन्होंने उस द्वार के बारे में बहुत सुना था, पर देख पहली बार रहे थे। अभिमन्यु और डायना भी काले साए की आंखों के सामने ही थे। उन चारों के हाथ बंधे हुए थे, बस बिंदु, कायर और कछुआ के हाथ खुले हुए थे, पर उनके पीछे भाले लेकर करीब 6 मुर्दे काला लबादा पहनकर खड़े हुए थे, जिस कारण वो तीनों आजाद होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज्यादा डर उन तीनों के अंदर ही समाया हुआ था। काले साए के बगल में ही हरा हीरा भी रखा हुआ था।
वही हरा हीरा जो एकास्त्र तोड़ने के बाद उसने डायना से छीन लिया था। वो जानता था कि उस हीरे के अंदर की शक्तियां डायना के नियंत्रण में हैं और जब तक डायना खुद उसे वो हीरा न सौंपे उसकी शक्तियों का उपयोग भक्षानर नहीं कर सकता था। पर कालगढ़ सिद्ध होने के बाद वो आराम से उस हीरे का उपयोग कर पाएगा, इसलिए उसने वो हीरा संभाल कर रखा हुआ था। काला साया युग और उसके दोस्तों को देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, अब बस मैं कालगढ़ बनाने से एक कदम दूर हूँ। उसके बाद कालगढ़ सिद्ध हो जाएगा और फिर मेरा वंशज युग तुम सबको अपने हाथों से मारेगा। यामिनी भी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, ना ही युग बाबू हमें मारेंगे, ना ही तू कालगढ़ सिद्ध कर पाएगा भक्षानर। देखना, माँ तुझे रोकने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी। काला साया पलटकर यामिनी से कहता है, तो यहाँ पर आते ही तुझे तेरी माँ की याद आ ही गई। फिक्र मत कर, मैं तो खुद चाहता हूँ तेरी माँ यहाँ पर आए। आखिर उसके बिना कालगढ़ सिद्ध कैसे होगा? काला साया अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, जरा वो देख। जिस तरफ काले साये ने इशारा किया था यामिनी उस तरफ अपनी नजरें करती है तो वो देखती है कि वहां पर एक सफेद बोतल रखी हुई है जिसके अंदर बिजली गिर रही थी, जैसे वो बोतल बिजली की शक्ति से बनाई गई हो। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, इस बोतल को तो तू पहचानती ही होगी। आखिर ऐसी ही बोतल के अंदर तो मैंने तुझे भी कैद किया था और अब जब तेरी माँ आएगी तब मैं उसे कैद करूंगा। उसके स्वागत का मैंने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। यामिनी चुप ही रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। युग तो जमीन पर ही पड़ा हुआ था। शक्तियां चले जाने के कारण वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उठ तक नहीं पा रहा था। काला साया अपनी मुर्दों की सेना से कहता है, सैनिकों, जब तक मैं आता हूं तब तक इनका ख्याल रखना। अगर कोई भी जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश करे तो एक पल के लिए भी देर मत करना, सीधे उसे मार देना। सब मुर्दे एक स्वर में बोल पड़ते हैं, जैसा आपका आदेश काल स्वामी। काला साया फिर बोल पड़ता है, तुम लोगों के कारण पहले ही मुझे बहुत देर हो गई है, पर अब मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा। अब मैं जा रहा हूं अपने आखिरी काम को अंजाम देने के लिए। डायना मन में सोचने लग जाती है, और कौन सा काम है जो बचा हुआ है जिसके लिए ये भक्षानर का अंश हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहा है। काला साया अगले ही पल मंत्र पढ़ता है और उसका शरीर धुएं और बॉटफ्लाई में बदलने लग जाता है। देखते ही देखते वो धुआं और बॉटफ्लाई उड़ते हुए आसमान में दिख रहे सुनहरे द्वार के अंदर जाने लग जाते हैं। अगले ही पल काला साया वहां से गायब हो जाता है और उसके साथ ही वो 2 काली पॉलीथीन भी, जिसके अंदर बोतलें रखी हुई थी। जिस सुनहरे द्वार में काला साया घुसा था उस सुनहरे द्वार से काला साया सबसे पहले पृथ्वी लोक से बाहर निकल जाता है और फिर प्रकाश की गति से कई गुना रफ्तार से अनंत ब्रह्मांड में आगे बढ़ने लग जाता है। काला साया आकाश गंगा को पार करते हुए कुछ ही पल में अंड्रोमेडा तारामंडल को भी पार कर लेता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो 27 नक्षत्रों के तारामंडलों को पार कर अंधकार में डूबे ब्रह्मांड में आगे बढ़ता रहता है और अगले ही पल उसे एक दूसरे लोक में जाने का द्वार दिखाई देता है। उसे वैसा ही सुनहरा द्वार दिखा था जैसा सुनहरा द्वार उसने पृथ्वी लोक में लालखाल जंगल में बनाया था। ब्रह्मांड के अनंत अंधकार में वो सुनहरा द्वार अलग ही नजर आ रहा था। काला साया उस द्वार के पार चला जाता है और अपने रूप में आ जाता है। उस सुनहरे द्वार का मुख सीधे दूसरे लोक में एक बड़े से महल में खुलता है। एक ऐसा महल जो पूरी तरह सोने से बना हुआ था। उस महल के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 5 फ्लोर थे और हर फ्लोर पर कई सारे कमरे बने हुए थे। कमरों की संख्या करीब 64 थी। हर कमरे के दरवाजे पर अलग अलग नक्काशी की गई थी। सारे कमरे के दरवाजे बंद थे, जो हॉल से ऊपर नजरें करने पर ही समझ आ रहे थे। वो पूरा महल खाली था, कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। काला साया महल के अंदर देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहाँ चली गई सब? मैं अच्छे से जानता हूँ वो कहाँ पर है। वो सब यहीं पर है। मैं उन्हीं के लिए तो आया हूँ और उन्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। काले साये ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, तो तू है वो दुष्ट भक्षानर। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।